भारत के पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के बाद अब सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। सुशीला कार्की का बनारस से एक पुराना रिश्ता है और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पढ़ चुकी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर दीपक मलिक जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसा रहा है सुशीला का जो एकेडमिक करियर था वो किस तरह का था और क्या-क्या चीज़ें वो यहाँ के बारे में याद करती हैं, चूँकि पिछले साल उनकी इनसे मुलाकात भी हुई थी। सर, सुशीला जी का जो प्रारंभिक जीवन था, जो एजुकेशन का जो समय था, वो उन्होंने बीएचयू से किया। कैसा रहा उनका सफ़र? देखिए, सुशीला जी और उनके साथ और भी विद्यार्थी, ये प्रदीप गिरी की एक पुस्तक वहाँ रखी हुई है। ये सारे लोग नेपाली कांग्रेस के बड़े प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। एक तो नंबर 1 ये, दूसरा ये है कि ये राजतंत्र और तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बारे में उनकी कमिटमेंट्स बहुत मजबूत थी। क्योंकि देखिए, नेपाल में और हिंदुस्तान में फ़र्क ये है कि हिंदुस्तान में अगर आप एक लड़ाई लड़ेंगे, एक आंदोलन वगैरह करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, जेल में डाल देंगे तो ठीक है, 1 महीना 2 महीना या हो सकता है 4-5 साल बाद छूट जाएँ आप। लेकिन नेपाल में तो फांसी भी झुला देंगे आपको। तो ये जो सामंतवाद था, जिस तरह का निरंकुश राजाशाही थी वहाँ पर, उसके खिलाफ लड़ना कोई साधारण बात नहीं थी। दम होना चाहिए था कहीं, हैं? तो सुशीला कार्की की भी भीतर वो दम था और वो बीएचयू की भूमिका ये है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की और बनारस की भूमिका ये है कि बनारस में उसमें ये दौर 70s का दौर बनारस में भी इनकलाबी दौर था। यहाँ का माहौल भी बहुत गर्म था, चिंगारी थी। तो उस चिंगारी से भी वो प्रभावित हुए सब लोग। बीएचयू के अंदर भी, चाहे वो क्लासरूम हो, क्लासरूम के बाहर हो, आंदोलन हो, तमाम तरीके की चीज़ें थी जिसके तहत दिखलाई पड़ता था एक खुला हुआ जनतंत्र और उसमें विरोध और एक बहुत राजनैतिक प्रौढ़ समझदारी के साथ लोग कदम उठाते थे। तो ये सुशीला जी का वक्त था, ये माहौल था। इस माहौल में वो प्रशिक्षित हुईं और ये प्रशिक्षण होना बड़ा महत्वपूर्ण था और इसमें बनारस की भूमिका बन जाती है। हम सर, बात करें, उनके पति भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं और नेपाली कांग्रेस अगर कहें तो मतलब राजनीतिक जीवन का एक जो शुरुआत है वो लोग यहाँ बनारस से किए हैं। तो नेपाल और बनारस में राजनीतिक जीवन में क्या कुछ अंतर है? देखिए, नेपाल में लोग बनारस को सिर्फ हम नहीं लेंगे, क्योंकि बनारस अगर ले सकते हैं बनारस को भी शुरुआत में। नेपाल के जो जनतंत्र के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपिता हम गांधी जी को मानते हैं। वहाँ पर खैर उनकी जो क्या कहते हैं, गोरखा राज्य के जो संस्थापक हैं वो पृथ्वीनारायण शाह हैं, उनको मानते हैं। लेकिन जो जनतंत्र के जनक हैं, जो जनतंत्र के पिता हैं, वो बीपी कोइराला है। उनका जन्म बनारस में हुआ, उन्होंने पढ़ाई बनारस में की। वो यहीं से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और यहीं से वो फिर नेपाल में पहले जनतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री बने। तो बनारस से और नेपाल से बहुत गहरा रिश्ता है और ये लोग एक जिसे कहते हैं मैसेज लेके अपने देश में गए हैं। लेकिन इसमें मैसेज में दोनों तरफ हमको देखना चाहिए। एक तो बनारस एक मैसेज देता था, आज सन 40 से गांधी जी का ज़माना, सत्याग्रह का ज़माना, मजबूती से इनकलाबियों का ज़माना, वो आज़ादी की लड़ाई का ज़माना, एक माहौल बना हुआ था जिस माहौल से ये प्रभावित हुए और जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि नेपाल में भी परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, नेपाल के अपने लोगों की भी एक भूमिका थी। नेपाल के लोगों को के बारे में भी हमको थोड़ा सा एक विचार स्वतंत्र रूप से भी देखना चाहिए। नेपाल के लोग बहुत इंतज़ार करने वाले नहीं हैं। न वो सत्याग्रह करके बैठे ही रहेंगे, वो बिल्कुल से मजबूती से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए आगे आ जाएंगे बड़े जन आंदोलन के माध्यम से, इससे उससे। तो जो एक नेपाल में एक जो गहरी आकांक्षा है परिवर्तन की और नए समाज बनाने की, वो आकांक्षा एक 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 किस्म के छोटे मुल्क होने के कारण भी एक जिसे कहते हैं कि बहुत हारमोनियस मुल्क है,
वैसे थोड़ा डिफरेंसेस हैं लोगों में, ऐसी बात नहीं है। उन्हीं कारणों को ज़रा ज़्यादा है हमारी अपेक्षा। हमारे यहाँ देखिए परिवर्तन कुछ जगहों में होते हैं, कुछ जगह नहीं होते हैं। दुर्गा प्रसाद जी के बारे में नहीं, अब ये है कि दुर्गा प्रसाद जी भी नेपाली कांग्रेस के बहुत प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। आप जानते हैं कि वो किस तरह से हाईजैकिंग और उन सब केसों में इन्वॉल्व थे, और बहुत ही इनकलाब का एक वो था उनके अंदर। तो ये उनकी पुस्तक है दुर्गा प्रसाद जी की, हाँ, उनकी। तो वो देखिए, वो तो अपनी जगह पे एक जैसे कहते हैं आइकन बन गए थे उस खास तौर से हाईजैकिंग केस के बाद। उसके बाद ये संबंध बने इनके सुशीला जी के उनके बीच में, और सुशीला जी भी उतनी ही मजबूत कार्यकर्ता थी, उतनी ही मजबूत, कोई कम नहीं थी, हैं। और जिसकी वजह से वो चीफ जस्टिस के पद तक गई, और आज इतनी हंगामी जमात ने आम सहमति से उनको एक इंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। ये बहुत डिफिकल्ट दौर में, एक बड़ा कठिन दौर है, ऐसा दौर हमारे यहाँ कभी नहीं आया है। इस दौर में, ऐसे दौर में उनको नेतृत्व उनको दिया है। इसका मतलब उनमें दम है, और जनता में भी दम है, जो जनता मांग करती है। सर, अब तो अगले 6 महीने में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है उनके पास। भारत का जो रिलेशन रहा है नेपाल से हमेशा ही अच्छा रहा, लेकिन जो केपी शर्मा ओली के दौर में जो खटास आई थी, क्या लगता है कि अब भारत का और नेपाल का कैसा संबंध होने वाला है? मैं समझता हूँ केपी शर्मा के वक्त की जो खटास आई थी, उसमें उनके बारे में जो जनरल इम्प्रेशन रहा है, और वो बात सही भी है कि वो भारत विरोधी थे, तो वो खटास तो खत्म हो जाएगी। एक अंतिम सवाल ये है सर कि आपसे नवंबर में पिछले साल आपकी और उनकी मुलाकात हुई थी। क्या ये जो प्रोटेस्ट अभी नेपाल में हुआ है, जो बृहद पैमाने पे सत्ता परिवर्तन की जो लहर उठी है, उस समय इस बारे में कोई आपकी बातचीत हुई होगी? देखिए, उस वक्त इसका कोई अंदाज नहीं था, ये अचानक ये चीज़ें आई हैं। उस वक्त बल्कि थोड़ा सा विद्रोह, एक प्रोटेस्ट का आंदोलन, एक प्रतिवाद का आंदोलन शुरू हो रहा था। प्रतिवाद के आंदोलन के रूप में वहाँ पर एक बात पिछले 7, 8, 10 साल से चलती रही है, वो है सरकारों का करीब करीब 17 सालों में 14 सरकारें वहाँ बनी, और करीब करीब 3 आदमी हैं जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में म्यूजिकल चेयर के रूप में प्रधानमंत्री होते रहे। उसमें एक तो ओली कई बार प्रधानमंत्री हुए, शेर बहादुर देउबा कई बार प्रधानमंत्री हुए। तो ये जो माहौल था, इस माहौल के खिलाफ वहाँ जनतंत्र और जो बाकी जो विरोध करने की जो क्षमता थी, और जो भी वहाँ एक बेहतर समाज बनाना चाहते थे, उनके लिए ये बहुत एक रोड़ा के रूप में खड़ा हो गया था कि एक म्यूजिकल चेयर में लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, और कोई फ़र्क नहीं था कि वो कम्युनिस्ट हैं इसलिए वो समाजवादी समाज बनाएंगे। ओली का कोई रिश्ता समाजवादी समाज से नहीं था, हाँ। बिल्कुल। अब अगले 6 महीना में सुशीला कार्की के ऊपर जिम्मेदारी है नेपाल में चुनाव कराने की। भारत से चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बहुत पढ़ी हैं, और ऐसा माना जा रहा है अब भारत और नेपाल के जो संबंध है वो पहले की तरह, या हो सकता है पहले से कहीं बेहतर हो जाए। गांधी डिजिटल के लिए मैं बनारस से विजेंद्र मिश्रा।